फ्रिक्शन, राइट। फ्रिक्शन को बचपन में थोड़ा पढ़ा होगा आप लोगों ने, 9th क्लास में पढ़ा था ना थोड़ा सा, ठीक है। अभी नोट नहीं करना, एक बार समझने, बाद में मैं नोट कराऊंगा, ओके। फ्रिक्शन को हम बोलते हैं नेसेसरी इविल, इजंट इट? हाँ, ठीक है, जरूरी भी है और गलत भी है, ओके, राइट। नाउ फ्रिक्शन करता क्या है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है, तो देन फ्रिक्शन उसके मोशन को अपोज करता है, राइट। हम एक फोर्स लगा के इसको इधर मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट होगा और इसके मोशन को अपोज करेगा। अगर ये फोर्स इतनी है कि फ्रिक्शन को ओवरकम कर ले, तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, राइट। तो फ्रिक्शन दोनों कंडीशन में होता है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है और ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता तो टेंडेंसी ऑफ मोशन होना जरूरी है। टेंडेंसी ऑफ मोशन, लाइक ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो अभी फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ मोशन, राइट। मैं इसको ऐसे पुल करने की कोशिश करूंगा तो देन फ्रिक्शन आ जाएगा, ओके। मोशन होना चाहिए या मोशन की कोशिश होनी चाहिए, दोनों में से एक चीज होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि रखा हुआ है तो कुछ नहीं होगा। हाँ, तो होगा। मैं भी ऐसे हॉरिजॉन्टल, जब इंक्लाइन प्लेन पे होते हैं तो वो मूव करने की कोशिश करते हैं। हाँ। कितना बक करते हैं ये लोग। हाँ, इतना समझ में आया, राइट। अब फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट टू मोशन होता है, ठीक है। एंड एक्चुअली ये वर्ड गलत है, अपोजिट टू मोशन। इट इज एक्चुअली अपोजिट टू रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन क्या है ये तो पता नहीं, ठीक है। अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का एग्जाम्पल देखो कैसे होता है रिलेटिव मोशन, राइट। तो कर ले, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रखा है ना, मैं इसको मूव करा रहा हूँ, इसको मूव करा रहा हूँ, तो ये पेन क्यों मूव कर रहा है? पेन के ऊपर तो फोर्स नहीं लगाया, ठीक है। तो ये पेन क्यों मूव कर रहा है, राइट। लाइक इट इज वेरी सिमिलर टू दैट। ये रजिस्टर, इसके ऊपर ये पेन और ये फोर्स लगा के मूव कराया, ठीक है। तो ये क्यों मूव कर रहा है, राइट। इसके ऊपर तो फोर्स नहीं लगाया, ठीक है। अभी सोचो, फ्रिक्शन विक्शन कुछ भी नहीं है, ऐसा सोचो, ठीक है। तो जब हम इसको मूव कराएंगे आगे, तो ये इसके रेस्पेक्ट में किधर जाएगा? पीछे जाएगा, राइट। अगर तुम चुप करोगे क्या? समझने दो बच्चों को, ठीक है। नहीं तो फिर मैं तेरे से ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब मुझे भी नहीं पता होगा। ये ऑब्जेक्ट आगे मूव किया तो ऊपर वाला उसके रेस्पेक्ट में किधर जाने की कोशिश करेगा? पीछे। तो जब ये पीछे जाने की कोशिश करेगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे होगा, इसको हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं। यानी मोशन तो आगे है लेकिन फ्रिक्शन भी आगे है, तो रिलेटिव मोशन पीछे होने की वजह से फ्रिक्शन आगे हुआ। तो जब हम इसको मूव कराते हैं तो ये ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन की वजह से मूव करता है, राइट। हम क्यों मूव करते हैं? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो हम मूव नहीं कर सकते। और अगर एग्जाम्पल देखना है तो फर्स्ट में पानी गिराओ और भाग के देखो, ठीक है। पानी गिराओ और भाग के देखो तो क्या होगा? गिर जाओगे, जिसको बोलते हैं स्लिप कर गए, है ना। बाथरूम में अक्सर लोग स्लिप करते हैं, ठीक है। तो पानी से ऐसा क्या होता है? फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। तो जब हम मूव करते हैं तो फ्रिक्शन हमें चाहिए, बिना फ्रिक्शन के हम मूव नहीं कर सकते। तो जब हम मूव करते हैं तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होता है? पीछे या आगे? आगे या पीछे? बोलो।
कारण मूव करते हैं। फ्रिक्शन किधर, पीछे या आगे? आगे कैसे? सर पीछे फोर्स लगाते हैं तो कौन बताएगा? तू चुप कर। आगे। चलो, तुम्हें चलना आता है? मैं चल के दिखाता हूँ, ओके? और जो लोग ऑनलाइन है वो खुद वॉक करके देखो, राइट? कैसे चलते हैं? इट्स लाइक एक पैर आगे रखा, ओके? फिर हम इसको स्टेशनरी रखते हैं, दूसरा पैर आगे ले जाते हैं। और जब हम इसको स्टेशनरी रखते हैं ना, तो इससे हम ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं, राइट? पीछे बैकवर्ड पुश करते हैं। तो हम ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हैं तो फ्रिक्शन हमारे पे आगे लगता है। तो हम एक्चुअली मूव करने के लिए, हमारे पास जो मूव करने के लिए फोर्स होती है वो फ्रिक्शन होती है। हम ग्राउंड पे बैकवर्ड फोर्स लगाते हैं, ग्राउंड हमारे ऊपर फॉरवर्ड फोर्स लगाते हैं, तो हम मूव कर पाते हैं, राइट? हमारा जो मोशन होता है, हम स्लाइड नहीं करते, ठीक है? अगर हम स्लाइड करें तो फ्रिक्शन पीछे होगा। यहाँ पे हम क्या स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। एक स्टेप रखा, वो पैर स्टेशनरी, ये पैर स्टेशनरी, ये आगे ले जा रहे हैं, और जब हम ये आगे ले जा रहे हैं तो इससे ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हैं, ठीक है? तो ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हैं तो फ्रिक्शन आगे हो जाता है, ठीक है? तो जब हम वॉक करते हैं तो फ्रिक्शन किधर होता है? आगे। टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, जो गलत करेगा वो पिटेगा, टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए तो चल के देख लेना। ठीक है? नहीं, पक्का बता रहा हूँ, आएगा। जब हम वॉक करते हैं तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो माई पर्पज टू से दैट कि फ्रिक्शन जरूरी नहीं है अपोजिट टू मोशन, बट ये जरूरी है कि वो अपोजिट टू रिलेटिव मोशन होगा, ठीक है? बट मोस्ट ऑफ द केसेस फ्रिक्शन इज अपोजिट टू मोशन, मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है? देयर आर ओनली सर्टेन केसेस जब फ्रिक्शन मोशन की डायरेक्शन में होता है। जैसे दो एग्जाम्पल मैंने दिए, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर प्लेस है और एक वॉकिंग वाला, राइट? इन दो केसेस में फ्रिक्शन मोशन की डायरेक्शन में है, बट इन जनरल मोशन की तरफ फ्रिक्शन किधर होता है? अपोजिट टू मोशन इन जनरल, राइट? इतनी बात समझ में? फ्रिक्शन में दो चीजें होती है, दो कैटेगरी होती है, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक। काइनेटिक मीन्स स्लाइडिंग। जब हम वॉक करते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होता, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। जब हम वॉक करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स फ्रिक्शन लग रहा है, हमारा पैर स्टैटिक होता है, हमारा पैर हवा में होता है या ग्राउंड पे रखा होता है, दो ही चीज़ें होती हैं। पैर ऐसे स्लाइड नहीं कर रहा होता, राइट? या तो वो स्टेशनरी होता है या फिर वो हवा में होता है। जब हवा में होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा, और जब वो ग्राउंड पे स्टेशनरी होगा तो फ्रिक्शन होता है। तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक। स्टैटिक जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, काइनेटिक जब ऑब्जेक्ट मोशन में है, स्लाइड कर रहा है, राइट? ठीक है? तो ये दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं, स्टैटिक एंड काइनेटिक। एट सम प्लेसेस, हाँ सर अभी आप मुझे वो बताया था कि पेपर पेन वाला, उसमें पेन पीछे की तरफ पिछले जाएगा ना, क्योंकि इनर्शिया लगेगा इसमें। किसमें? वो ऑब्जेक्ट जो ऊपर वाला है ना, हाँ, वो बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो बैकवर्ड रहने की कोशिश करता है, ठीक है? एग्जैक्टली। बहुत सोचने लगी ना? नहीं कुछ नहीं। मेरे को एकदम से समझ में नहीं आया इनर्शिया कहाँ से आ गया था। नहीं थोड़ा, हाँ यार एग्जैक्टली इनर्शिया ही है। चलो यूज़ कर लेते हैं हम, हमको समटाइम्स वी आर नॉट को रिलेट विद दैट कि ये तो इनर्शिया से रिलेटेड है, बट शी रिलेटेड तो ओके, वेल डन, राइट? चलो, एक स्टैटिक हो गया, एक काइनेटिक हो गया। मैंने आपको दो तीन बातें बताई। वन, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, ठीक है, बट सम टाइम मोशन को हेल्प भी करता है, समटाइम्स, जैसे इन अवर वॉकिंग, राइट? जब वो मोशन को अपोज करता है इट इज़ इविल, जब वो हेल्प करता है इट इज़ नेसेसरी। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज नेसेसरी इविल, राइट? सेकेंड थिंग, फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट टू रिलेटिव मोशन, यूनिवर्सल फैक्ट, हमेशा अपोजिट टू रिलेटिव मोशन होगी, बट मोशन के अपोजिट भी हो सकती है और मोशन की डायरेक्शन में भी हो सकती है, ठीक है? देन उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन,
इनकाइनेटिक फ्रिक्शन, बस ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। नोट कर लो, मैं अब साथ साथ नोट कर लेना। फ्रिक्शन, whenever an object move or tend to move over a surface, ठीक है, या तो मूव करे या मूव करने की कोशिश करे, दोनों केसेस में। Whenever an object move or tend to move over a surface, its motion is opposed by a force called friction. Right? Direction of friction is always tangent to surface in contact and opposite to relative motion. Right? In some cases, friction helps motion, as in case of walking of person, right? During walk, friction is in direction of motion. ओके, कुछ केसेस में हेल्प करते हैं। In most of the cases, it opposes motion and energy is lost against friction, which appear as heat. Right? हीट, राइट। गाल पे थप्पड़ लगा, गाल गरम, कौन सी फोर्स इन्वॉल्व है? समझ गए? अब पता चला कि जब थप्पड़ लगते तो गाल गरम क्यों होता है। इट गोज लाइक दिस, ऐसे, है ना, स्लाइड करते हुए, राइट।
समझ गया? फिर ये ना हाँ। स्कूटी से गिर जाते हैं तो पैर रगड़ते हुए जाते हैं तो भी गर्म हो जाता है, हो जाता है ना? हाँ, नजर मत लाओ, बच्चे वाले आ गए मान राइट। बड़े भरोसा करके दी है एक्टिवा Friction depend on material and roughness. Material and roughness of surfaces in contact. Smooth surface तो कम फ्रिक्शन, रफ सरफेस तो ज़्यादा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होगा, राइट? फ्रिक्शन जीरो होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सर फिर भी कई कहीं इसमें दे देते हैं वो हम एज्यूम करते हैं, नेग्लिजिबल हो जाता है, बट फ्रिक्शन जीरो हो पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बिल्कुल पॉलिश सरफेस होती है, लाइक अगर हम एक ग्लास सरफेस ले तो वी कैन से दैट फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, बट स्टिल फ्रिक्शन होता है। ओके, जीरो होना फ्रिक्शन बहुत मुश्किल है, राइट? इतना समझ में आ गया? ओके, हाँ सर एक बार ये बताना कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टेंजेंट टू द सरफेस। हाँ, बता दो। सर ग्लास के ऊपर बॉल लगा ये ऑब्जेक्ट, ये सरफेस, तो इट इज लाइक दिस। इनफैक्ट ये ऐसे भी नहीं, ऐसे होता है, लाइक दिस ऑन द सरफेस। ओके, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे, ये इन दोनों के बीच में है ना, तो ये ऐसे आगे जाएगा तो फ्रिक्शन ऐसे आगे पीछे को लगेगा, तो ये फोर्स हम ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे। तो फोर्स हमेशा टेंजेंट टू सरफेस, इसको क्या बोलते हैं? सरफेस का टेंजेंट। एंड व्हाट इज नॉर्मल टू सरफेस? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये नॉर्मल होता है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट है इसके ऊपर, तो ऑब्जेक्ट सरफेस पे एक फोर्स लगा रहा है, तो सरफेस वापस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही है, इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, और ये फ्रिक्शन हो गया। ये दो कांटेक्ट फोर्स होती है। जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं तो ये दो कांटेक्ट फोर्स होती हैं। एक नॉर्मल रिएक्शन, वो किस वजह से? ऑब्जेक्ट ने सरफेस पे फोर्स लगाया, सरफेस ऑब्जेक्ट पे लगाएगी। और एक फ्रिक्शन, वो किस वजह से? या तो मोशन की वजह से या टेंडेंसी ऑफ मोशन की वजह से। यहाँ तक किसी को कुछ पूछने? नहीं? हाँ, पैरेलल ही तो, टेंजेंट ही तो वो पैरेलल होता है। ओके, क्या ये वाला, ये डब्बा स्मोक डिटेक्टर, फायर डिटेक्टर। अब तुम पढ़ोगे या ये यहाँ पे सर्वे करोगे ये क्या है, ये क्या है? ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? हो गया, राइट। स्टैटिक फ्रिक्शन, when object is at rest, when object is at rest, the friction acting on object due to its tendency of motion is called static friction.
राइट। अभी मैं एक लाइन लिखूंगा, अभी बस उसको लिख लेना, बाद में समझाता हूँ। स्टैटिक फ्रिक्शन is self-adjusting, and its value can be anyone from 0 to a maximum value from 0 to a maximum value। 0 से लेके एक मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ भी हो सकती है, वो मैक्सिमम वैल्यू भी फिक्स है, राइट। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब खुद को एडजस्ट करते हैं, वो अभी मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कैसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। बट स्टैटिक फ्रिक्शन है तो फिक्स वैल्यू नहीं होती कि इतना फ्रिक्शन है, फिक्स वैल्यू नहीं होती, वो चेंज हो सकती है, ठीक है। लाइक अभी ये चेयर है, इसके ऊपर कुछ फ्रिक्शन होगा, फिर इसको कोई और मूव कराएगा तो कुछ और होगा, कोई और मूव कराएगा तो कुछ और होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन, FL से डिनोट करते हैं, इसको FS से डिनोट करते हैं, इसको भी लिख लो FS। इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन right। The friction is limiting friction. The friction is called limiting friction when object is about to move, when object is about to move, just move करने वाला हो। जब फ्रिक्शन जस्ट मूव करने वाला होता है उस टाइम हम बोलते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है, राइट। लाइक ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर रखा हुआ है, मैं इसको ऐसे टिल्ट करूँगा, ये नहीं गिर रहा, राइट। अब ये स्लाइड होने लगा, जिस पॉइंट पे ये स्लाइड होने लगा उस टाइम जो फ्रिक्शन है वो कौन सा फ्रिक्शन है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, राइट। अभी ये नहीं गिर रहा, नीचे नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि कुछ फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। ये एट दिस पॉइंट ये जस्ट स्लाइड करना शुरू करेगा, दिस इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड ये होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इन एक्चुअल स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन, बट इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। तो इसलिए हम इसको अलग कैटेगरी में रखते हैं, स्टैटिक और लिमिटिंग को, सो दैट ये बोल सके लिमिटिंग फिक्स होता है, लिमिटिंग वैल्यू इज फिक्स, स्टैटिक वैल्यू इज नॉट फिक्स, वो वेरिएबल होती है, राइट। लिमिटिंग फ्रिक्शन is directly proportional to normal reaction, is directly proportional to normal reaction, right? That is FL is proportional to normal reaction. नॉर्मल रिएक्शन मैंने अभी बताया था क्या होता है, ठीक है, राइट। देखो
एक भारी ऑब्जेक्ट रखा है ज़मीन पे तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, लाइट ऑब्जेक्ट रखा है तो फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, एक बॉक्स लो, वो जब खाली है उसको खिसकाना आसान होता है, उसमें सामान डाल दो खिसकाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉक्स का वेट बढ़ गया तो वो सरफेस पे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा हो गई, तो नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा हो गई तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो गया। तो फ्रिक्शन सीधे सीधे नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है, वेट पे नहीं। वेट और नॉर्मल रिएक्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं। वेट है जो वेट होता है बचपन से आज तक, जो वेट बचपन से आज तक है ना, वही है वेट। नॉर्मल रिएक्शन है एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई और वो वापस उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। और एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस एन। Here mu s is constant of proportionality called coefficient of static friction, called coefficient of static friction, right? समझ गए? हाँ जी सर। इसमें कुछ पूछना है? नहीं, सब समझ में आता है, बस पेपर में क्वेश्चन नहीं होते, बाकी तो ठीक है। काइनेटिक, is the friction that come into play when an object slide over a surface. जब सरफेस पे स्लाइड करता है तो, है ना? स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन जब रेस्ट में है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जब मूव करने वाला है, और काइनेटिक जब मूव कर गया। ओके? स्लाइडिंग मतलब मोशन भी है ना, मोशन में तो लिमिटिंग रहता है। नहीं, मोशन About to move. होने वाला होता है तब लिमिटिंग। जस्ट एक मोम, एक ऐसा पॉइंट होता है जब होता है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन is directly proportional to normal reaction, यानी ये भी नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज एफ के प्रोपोर्शनल टू एन, और एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन। अभी इतना तो आप समझ ही गए होंगे म्यू के क्या है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन।
राइट। थ्योरी में कितना आसान लगता है ना सब कुछ। सर ऐसे प्रैक्टिकल देखो ना तो ये बहुत डिफरेंस है लिमिटिंग एक्टिव विजुअलाइज नहीं होता ये। हाँ दिक्कत ये है इसमें डायग्राम बना बना के परेशान हो गया सर, मैं क्वेश्चन करने बैठा था एफपीटी बना के। एक तो वैसे ही ड्राइंग खराब है मेरी, उसके बाद ड्राइंग आ जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। एफपीटी बना के इतनी तो मैंने आर्ट क्लास में भी बताई होगी। आर्ट वाले काम तो मैं देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। For a given pair of surface, for a given pair of surface mu k and mu s are constant and depend on material and roughness of surfaces, right? Like ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, इसके लिए कुछ अलग होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। दैट इज अ पेयर ऑफ सरफेस। वो डिपेंड करेगा इसका मटेरियल क्या है, इसका मटेरियल क्या है, इन दोनों की रफनेस क्या है। देन ये ऑब्जेक्ट है, इसके लिए कुछ अलग होगा। तो ये सरफेस सेम है बट ऑब्जेक्ट चेंज हो गया तो भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा। इट इज नॉट एज ऑफ वन सरफेस, इट इज ऑफ ए पेयर ऑफ सरफेस। जो दो सरफेस कांटेक्ट में, उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। एक सरफेस पे डिपेंड नहीं करता। mu k and mu s does not depend on area of surfaces in contact. Does not depend on area of surfaces in contact। यानी कितना ऑब्जेक्ट का एरिया कांटेक्ट में उस पर डिपेंड नहीं करता, कितना ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा सरफेस पे उतना ही नॉर्मल रिएक्शन होगा और फिर उस हिसाब से फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना लाइक एक 100 kg का ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक 100 kg का ऑब्जेक्ट है 1 मीटर स्क्वायर, दोनों के ऊपर फ्रिक्शन सेम होगा इफ दे हैव द सेम नेचर ऑफ सरफेस, राइट। mu k does not depend on speed, क्योंकि काइनेटिक है तो स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है, तो ये स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, राइट। इन सम ऑफ द बुक्स इसके आगे एक वर्जन होता है टिल द स्पीड इज़ नॉट वेरी हाई समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो देखो हम जो पढ़ते हैं ना वो एक बहुत लिमिटेड केस होता है, उस केस में स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। हम क्या पढ़ते हैं, आम जो नॉर्मल होता है उसको पढ़ते हैं, वो स्पीड जितनी होती है उनमें स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। हाँ, बहुत हाई स्पीड्स लाइक द स्पीड लाइक द बुलेट वन जैसे उन केसेस में थोड़ा बहुत डिपेंड करता है स्पीड पे, बट दैट इज़ बियॉन्ड अवर सिलेबस, सो नीड नॉट टू गो इनटू दैट, उसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले ही लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, क्यों और बढ़ाई, है ना, राइट। ठीक है, ऐसा बहुत कुछ है जो हम पढ़ते हैं बट वो सही नहीं होता, जैसे कि ये भी सही नहीं है, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, बट क्या होता है जो मॉडरेट रेंज ऑफ स्पीड है उसमें डिपेंड नहीं करता,
बट बहुत लो स्पीड होती है और बहुत हाई स्पीड होती है, तो डिपेंड करता है, राइट। जैसे हम बचपन में पढ़ते हैं लाइट सीधी लाइन में चलती है, गलत है तो गलत पढ़ते हैं ना, लाइट सीधी लाइन में चलती है, केमिस्ट्री में ये कितना बायो कुछ नेचर, गलत ये ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है। केमिस्ट्री में कितना कुछ गलत है सर ले पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, सिर के ऊपर से जाता है। मैं तो कह रहा हूं केमिस्ट्री में कितना कुछ गलत है फिर भी सही है। लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, ऐसा पढ़ा था ना, कौन सी क्लास में पढ़ा था? लेकिन सर बैंड होती है 6 से पढ़ते ही आ रहे हैं, 10 तक पढ़ता ही रहे। कौन लाइट सीधी लाइन में चलती है, एनसीईआरटी ठीक में है, लिखा था कि हम सीधी लाइन में मानेंगे बट होती है अलग अलग भी है। ठीक है। अब एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लो, वॉल में कोई होल हो, ठीक है, वॉल में कोई होल हो, तो रूम में ना ऑब्जेक्ट्स थोड़ा थोड़ा दिखाई देते हैं, लाइक अंधेरा है पूरा, सिर्फ एक होल है, एक होल से लाइट जा रही है, तो भी सारे ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं धीरे धीरे, थोड़े थोड़े, ठीक है, क्योंकि लाइट की क्वांटिटी कम है तो थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं। बट अगर लाइट सीधी लाइन में चलती है तो होल से ऐसे जानी चाहिए सामने, बाकी तो कुछ नहीं दिखना चाहिए, बट फिर भी दिखता है, तो एक्चुअली लाइट सीधी लाइन में चलती ही नहीं है, ठीक है, बट वी आर कंपेल्ड टू टीच, लाइट सीधी लाइन में पड़ती है, कॉर्नर्स में बैंड होती है। हाँ बैंड होती है। चलो एनीवे, इतना समझ में आ गया? यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को? देखो समझ में आ रहा है पक्का? ठीक है, राइट। ये था थोड़ा सा अबाउट फ्रिक्शन। अब मैं आपको वो बताता हूँ सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, राइट। उसको समझना, बाद में नोट करना हो तो कर लेना, नहीं तो नहीं, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है 5 kg, ठीक है, G इज इक्वल टू 10, म्यू S इज इक्वल टू 0.5, म्यू K इज इक्वल टू 0.4। एक मिनट, एक लाइन वहाँ पे नोट कर लो, ये मैं भूल गया। यूजुअली mu K is less than mu S। जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट को मोशन शुरू करने में ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है और कंटिन्यू करने में कम चाहिए होती है। ऑब्जेक्ट का मोशन शुरू करने में ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है, राइट। ना ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाई F, वेट कितना हो जाएगा? वेट होता है mg, दैट इज 5 इंटू 10 50, राइट। वेट तो 50 हो गया, ओके। ये वेट 50 और ये नॉर्मल रिएक्शन, इसका वेट जितना ही है सरफेस पे उतनी फोर्स लगाएगा 50, तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी? 50, तो n इज इक्वल टू 50, राइट। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5 है, इसकी टेंडेंसी इधर जाने की होगी, तो जो भी फ्रिक्शन होगा वो इधर पीछे होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन में कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इंटू एन, यानी 0.4 इंटू 50, दैट इज 20 न्यूटन। एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन, दैट इज हाउ मच? 0.5 इंटू 50, दैट इज 25 न्यूटन, राइट। What does the limiting friction means and what does the kinetic friction means? इस केस में इसको मोशन शुरू करने के लिए कम से कम 25 न्यूटन फोर्स चाहिए। इसका मोशन शुरू करने के लिए कम से कम 25 न्यूटन फोर्स चाहिए, और मोशन को कंटिन्यू करने के लिए कम से कम 20 चाहिए, ठीक है। अभी तुम मेरे से बीच में एक सवाल पूछोगे, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तुम पूछोगे
25 पे क्या होगा, ये मूव करेगा कि नहीं करेगा? वी आर टॉकिंग अबाउट 25 से ज़्यादा हो गया तो मूव करेगा, 25 से कम हुआ तो नहीं करेगा। फिर तुम पूछोगे 25 होगा तो क्या करेगा? ठीक है, चलो तुम बताओ क्या करेगा? देखो ये मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स नहीं है। ये एक लाइन है 25, नंबर लाइन पढ़ा है ना मैथमेटिक्स में? हाँ, ये 25 है। इसके इधर लेस देन 25, इसके इधर ग्रेटर देन 25। What you will say about 24.99999? When you will calculate, will not you take it 25? जब आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या करोगे? इसको 25 लोगे, और लगा लो, अब तो लोगे, ठीक है। एंड 25.0000001 तो भी 25 लोगे, ठीक है। तो हम 25 को दोनों केस में लेते हैं, जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको दोनों केस में लेते हैं। एग्जैक्ट बोलने का तरीका क्या है? द मैक्सिमम फोर्स अप टू विच द ऑब्जेक्ट विल नॉट मूव इज 25। बोलो, नहीं जाना। Right? What we say, the maximum force up to which the object will not move is 25, and the minimum force by which object will move is also 25. Right? एक साइड ये मिनिमम है और एक साइड ये मैक्सिमम है। इधर ये मैक्सिमम वैल्यू आती है और इधर ये मिनिमम वैल्यू। मिनिमम फोर्स नीडेड टू मूव इज 25, मैक्सिमम फोर्स अप टू विच इट विल नॉट मूव इज 25। तो इसलिए हम यूजुअली 25 को दोनों केस में ले लेते हैं। अगर हमें मूव कराना हो तो करा लेते हैं उससे, नहीं कराना होता तो नहीं कराते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, राइट। तो इसलिए ये क्वेश्चन तो मैंने तुम्हारा ख़त्म कर दिया, ओके। अब चलते हैं आगे। नाउ इफ F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ये F की वैल्यू, ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं करेगा। पीछे जाएगा? नहीं। क्या होगा? रेस्ट पे रहेगा। अगर रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए ना। अब ये दोनों मिला के तो 0 हो गई, ये भी 50 ये भी 50, दोनों अपोजिट, तो ये दोनों मिला के भी 0 होनी चाहिए, ठीक है। If F is equal to 5 Newton, then no motion, that is object at rest. So F is equal to 5 Newton। फ्रिक्शन कितना हो गया? 5 न्यूटन, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट को आगे खींचे वो पीछे चला जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो इसलिए 25 तो नहीं होगा और 20 भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 25 है तो इधर भाग जाएगा, 20 है तो भी, और ऐसा तो हो नहीं सकता हम ऑब्जेक्ट को आगे खींचे और वो पीछे भाग जाए, राइट। तो क्या हुआ? फ्रिक्शन ने खुद को एडजस्ट कर लिया 5 पे, ओके। अब हम इसको 10 कर दें, देन व्हाट विल हैपन? टेन करें तो कितना होगा? तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, तो फ्रिक्शन कितना? 10, राइट। नाउ इफ F is equal to 25, ठीक है, it is about to move. If F is equal to 25, it is about to move. तो फ्रिक्शन कितना हो गया? 25, राइट। एंड 25 से हल्का सा ज़्यादा होते ही मूव कर जाएगा, दैट इज 25.00001 भी होगा तो वो मूव कर जाएगा। नाउ
एफ इज इक्वल, जो हमने फोर्स लगाई वो 40 है, तो फ्रिक्शन कितना? तो फ्रिक्शन 20, क्योंकि अब ये मूव कर गया तो कौन सा फ्रिक्शन आ गया? काइनेटिक, तो फ्रिक्शन 20 हो गया। तो इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ 0 से लेके 25 तक, कुछ भी। अगर हम इसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लगाए तो 0, फोर्स बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, कब तक? 25 तक। और जैसे ही 25 हो गया उसके बाद मोशन में आ गई तो फ्रिक्शन स्टैटिक नहीं रहेगा, फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ फ्रिक्शन, राइट? जबकि सरफेस भी एक ही है। कुछ केमिकल लोचा है और केमिस्ट्री मुझे आती नहीं। तुझे पता है फ्रिक्शन बहुत खतरनाक चीज़ है, वो केमिकल है पूरा। कैसे? एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, इसके मॉलिक्यूल ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, फिर वो चिपक जाता है, फिर उस वजह से फ्रिक्शन होता है। हाँ, फ्रिक्शन इज बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बिटवीन द टू सरफेस, ठीक है? अब वो फिर इसको फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, केमिकल फिजिक्स, कुछ भी फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है? हाँ, तो वो अब उसमें फिर क्या क्या होता है वो मुझे नहीं पता एक्चुअली, ठीक है? अरे रहने देना, तू दिमाग क्यों लगा रहा है? कोई नहीं पूछ रहा तेरे से क्यों कम ज़्यादा होता है, कोई नहीं पूछेगा। हाँ, तुझे क्या लगता है कि मेरे को नहीं पता है जेई में क्या पूछता है भाई? कुछ भी। राइट, ये हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ओके? इस ऑब्जेक्ट के साथ दो सरफेस कांटेक्ट में है, इस ऑब्जेक्ट के साथ दो सरफेस कांटेक्ट में है, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। सोचो, ये हाथ के बीच में एक ऑब्जेक्ट है, इसको स्लाइड करना है, इसको ऐसे तुम खींचो, पुल करो, ऐसे रखा है और तुम पुल करो, और ऐसे हो तब पुल करो, तो किस केस में ज़्यादा फोर्स लगेगी? जब ऐसे दबा हुआ है ना? तो इससे क्या हुआ? ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से क्या हुआ? फ्रिक्शन बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? देयर आर टू रीजन, उसके दो रीजन है। एक तो इस सरफेस पे वेट ज़्यादा हो गया, तो इस सरफेस का फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो गया, और दूसरे इस सरफेस पे फ्रिक्शन एडिशनल हो गया, तो दो फ्रिक्शन भी हो गए और वेट भी बढ़ गया। तो जब एक ऑब्जेक्ट के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होता है तो फ्रिक्शन कैसे कैसे एक्ट करता है, किस किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, राइट? सर इसके अंदर नीचे जीरो होते हैं प्लीज। ये ग्राउंड, ये ए और ये बी। व्हेन आई विल राइट एफ ए बी, व्हाट डज इट मीन? फ्रिक्शन ऑन ए बाई बी, फ्रिक्शन ऑन ए बाई बी। इफ आई राइट एफ बी ए, फ्रिक्शन ऑन बी बाई ए, राइट? ठीक है, एंड थोड़ा सा फोकस करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब मैं सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को लेता हूं, सिर्फ इस अकेले ऑब्जेक्ट को। इसका मास m1, इसका मास m2। टोटल वेट आएगा m1 प्लस m2 g। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 g। ये बात समझ में आ गई, राइट? वो अकेला ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि वो उसके ऊपर रखा हुआ है तो इस सरफेस पे टोटल फोर्स कितना लगेगा? दोनों का वेट मिला के। अब ये फोर्स से ये आगे जाने की टेंडेंसी है, तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन लगेगा, दैट इज फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू ग्राउंड, राइट? ग्राउंड की वजह से। एंड एक फ्रिक्शन इधर लगेगा, दैट इज फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी। ये बात समझ में आ गई? अब इस ऑब्जेक्ट का तो काम खत्म फ्रिक्शन के फॉर्म में, इसके ऊपर दो फ्रिक्शन,
ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पे, एक ऊपर वाला ऑब्जेक्ट अगर मैं बनाऊं M2G तो इस सरफेस पे वेट होगा m2g, ये b, ये सॉरी a और ये b, ये ग्राउंड और ये a, राइट। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा N2 और ये कितना होगा m2g, राइट। अब जब हम नीचे वाले ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे तो पीछे ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी किधर जाने की होगी, पीछे की तरफ, ठीक है। ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी पीछे आने की होगी तो उसके ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, आगे। सो दिस इज व्हाट फ्रिक्शन ऑन B ड्यू टू A, फ्रिक्शन ऑन B ड्यू टू A, और ये दोनों फ्रिक्शन बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों सेम सरफेस पे है। A ने B पे लगाया और B ने वापस A पे लगाया, दोनों आपस में, हाँ, एक्शन रिएक्शन फोर्स है ये, ठीक है। ये समझ में आया? कुछ पूछना है इसमें? नहीं, क्लियर। अब एक वो करके देखते हैं, ठीक है, हाँ, राइट। ये ऐसे रजिस्टर रखा है, ये नहीं, ये टूट जाएगा, दूसरा पेन दे। उसी के बीच में इसको पुल किया, ये इसके साथ मूव किया ना, ऐसे किया तो नहीं किया, क्यों? ठीक है, कोई नहीं सर, कोई नहीं। ऐसे किया तो नहीं मूव किया, राइट। लाइक अगर मैं इसको धीरे धीरे मूव करूंगा तो ये इसके साथ मूव करेगा, और अगर मैं इसको बहुत तेजी से मूव करूंगा तो ये इसके साथ मूव नहीं करेगा। घर पे करके देख लेना किसी भी चीज़ में, ठीक है, राइट। ऐसा क्यों होता है? मेरा पेन वहाँ रखा सर क्योंकि जब वो move कर रहा है मैं बता दूंगा, मेरे को आप पता है, हाँ, मैं पढ़ के आया था आज, ओके। सर ये आगे से खड़ा है राइट, देखो ये फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। ये फ्रिक्शन की वैल्यू तो फिक्स है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर। मान लो हम ये वही एग्जांपल ले लेते हैं पीछे वाला, तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितना 25, और मोशन में आया तो मैक्सिमम 20, तो ये मैक्सिमम वैल्यू 25 है, और ये 5 kg का ऑब्जेक्ट है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है इसका, 5। मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 हो सकता है, हो गया, राइट। कोई नहीं सर। अब नीचे वाला ऑब्जेक्ट तो हम फोर्स लगा रहे हैं, उसका एक्सेलरेशन तो कुछ भी हो सकता है। जब तक नीचे वाले का एक्सेलरेशन 5 रहेगा तो ऊपर वाला उसके साथ मूव करता रहेगा, और जब नीचे वाले का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा, से 10 हो गया, तो ऊपर वाले का तो 5 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो नीचे वाला क्या होगा, आगे निकल जाएगा क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया, और ऊपर वाला वहीं रह जाएगा, पीछे रह जाएगा, राइट। तो इट इज़ बिकॉज के ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को मूव कराने वाली फोर्स फिक्स है, वो नहीं बढ़ सकती, जबकि नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, वो कम ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, वो कम ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। दैट्स वाई अगर हम नीचे वाले ऑब्जेक्ट को स्लोली पुल करते हैं तो हमने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन कम दिया, तो ऊपर वाले के पास उतनी फोर्स है कि वो आराम से मूव कर जाएगा। जब हम तेज़ी से मूव करते हैं तो हमने उसे एक्सेलरेशन ज़्यादा दे दिया और ऊपर वाले को उतना एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा, सो देन दोनों अलग हो जाएंगे। दिस इज व्हाट वी से द मूविंग टुगेदर एंड नॉट मूव टुगेदर। तो मूविंग टुगेदर में एक फिक्स वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है, जैसे जो हमने केस लिया उसमें कौन सी होगी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन 5, यानी अगर एक्सेलरेशन अप टू 5 है तो दोनों साथ मूव करेंगे, और अगर हमने नीचे वाले को 5 से ज़्यादा एक्सेलरेशन देने की कोशिश की तो दोनों साथ में मूव नहीं करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इसमें कुछ पूछना है? नहीं, राइट। देख मेरे को भी करने दे, मैं भी थोड़ा सीख जाऊंगा। ठीक है,
की कम से कम क्या वैल्यू हो कि ये मूव नहीं करे? कौन गायब हो गया? What should be the value of m so that it does not move? Okay, right? मैं कर रहा हूं, आप देखो कैसे करते हैं आराम से। इन दोनों को सेम ऑब्जेक्ट ले ले, क्योंकि ये मूव तो कर ही नहीं रहे। मूव नहीं कर रहे तो दोनों कैन बी कॉल्ड एज सिंगल बॉडी। जब मूव नहीं कर रहे, ठीक है, कब तक हम सिंगल बॉडी एज्यूम कर सकते हैं? जब तक वो साथ साथ मूव कर रहे हैं या मूव नहीं कर रहे। जब तक साथ साथ मूव कर रहे हैं या मूव नहीं कर रहे तब तक हम सिंगल बॉडी ले सकते हैं। हाँ, अगर साथ साथ नहीं मूव कर रहे एक दूसरे के ऊपर तो नहीं ले सकते, राइट? तो जब तक साथ साथ मूव कर रहे हैं या रेस्ट में है तो दोनों को मिला के एक ले लो। तो दोनों को कंबाइन कर दिया तो टोटल वेट कितना हो गया? m+10g, ठीक है। एंड नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन में m+10g। तो फ्रिक्शन कितना हो गया? μn 0.2 into m+10g 10, so this is 2 into m+10, right? इतना फ्रिक्शन हो गया। अब देखो ये तो हो गया फ्रिक्शन, राइट? अब इसका मूवमेंट कैसे कैसे होगा? ये इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, किस वेट से? 5g। ये इसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा 5g वेट से, और ये किसके थ्रू खींचेगा? रस्सी के थ्रू, ठीक है ना? एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए कोई तो कनेक्शन चाहिए ना, तो रस्सी के थ्रू खींचेगा। तो रस्सी के थ्रू फोर्स पास ऑन होगी कैसे? टेंशन से। फोर्स पास होगी टेंशन से, राइट? तो क्योंकि मूव नहीं कर रहा तो ये टेंशन किसके बराबर होना चाहिए? 5g। तो T इज इक्वल टू 5g यानी 50। और क्योंकि ये भी मूव नहीं कर रहा तो T इज इक्वल टू फ्रिक्शन, ठीक है? क्योंकि मूव नहीं कर रहा तो ये दोनों फोर्सेस का सम 0, यानी दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, तो T इज इक्वल टू फ्रिक्शन। T कितना है? 50। फ्रिक्शन कितना वो निकाला था, 2 into m+10, ठीक है? तो दिस इज 50/2 इज इक्वल टू m+10, तो m इज इक्वल टू 25 minus 10 एंड दिस इज 15 kg। मुश्किल था? नहीं, पेपर में हो जाएगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एज द एंगल made by is the angle made by resultant of friction and normal reaction, friction and normal reaction with normal reaction. In the figure, theta is angle of friction, right? हमने पढ़ा एक फ्रिक्शन होता है, एक नॉर्मल रिएक्शन होता है। ये बॉडी हो गई, इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन हो गया, एक फ्रिक्शन हो गया, राइट? अगर इधर फोर्स लग रही है F ऐसे, तो ठीक है, इतना तो याद होगा।
अब इन दोनों का रिजल्टेंट यानी इन दोनों का वेक्टर सम वो कैसे करते हैं, एक पैरेललोग्राम से ऐसे कर लेते हैं आर, ये इन दोनों का रिजल्टेंट, राइट। इन दोनों का रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हाँ, बाय डेफिनेशन यही होता है। क्यों? कोई बात नहीं, करने दो। Now, from figure, डिस्कशन तो ऐसे करते जैसे न्यूटन के बाद यही आया है बस। फ्रॉम फिगर टेन थीटा, डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट। तो बता इस फिगर में टेन थीटा कितना है? तू रहने दे विधान, ये बताएगा। वाह वाह, कर ले डिस्कशन आप कर ले डिस्कशन, ठीक है। टेन थीटा इज एफ अपॉन एन, बचपन में पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एफ अपॉन एन, बट एफ इज इक्वल टू म्यू एन, ऐसा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना? एन अपॉन एन, और टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू, यानी टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लकी तू इधर आ जाए, इसको इधर भेज दे। ये पूरा इतना बड़ा आता है, तो छोटा सा आता है, राइट। चलो, लास्ट क्लास में मैं बताया था ना, ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट होता है, वो स्लाइड करना शुरू कर देता है, ठीक है। पेन तो रख, मैं अपना नहीं तोड़ूंगा, राइट। ये ऐसे है, ये इसको स्लाइड करना शुरू किया, तो इस टाइम ये प्लेन का जो एंगल है किससे? हॉरिजॉन्टल से, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रेपोज। व्हाट इज कॉल्ड एज? ये हॉरिजॉन्टल है, अभी ये ऑब्जेक्ट नहीं गिरेगा, तो इसको कितना एंगल दें कि ये गिरना शुरू हो जाए, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रेपोज, राइट। एंगल ऑफ repose is the angle given to rough inclined, is the angle given to rough inclined with horizontal so that object on it is about to slide, so that object on it is about to slide। यानी किसी रफ प्लेन को हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल दें कि उसके ऊपर रखा हुआ ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू हो जाए, राइट। This is theta, okay। Angle of repose for given pair of surface, for given pair of surface, angle of repose इक्वल एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, इक्वल एंगल
ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों इक्वल होते हैं। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसको पुल करने के लिए फोर्स चाहिए 19.6। ठीक है, ये फोर्स लगा के वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड हो गई मतलब एक्सीलरेशन 0 हो गया, एक्सीलरेशन 0 हो गया तो नेट फोर्स 0 हो गई। अब इसमें कौन कौन सी फोर्स लगेंगी? एक इसका वेट mg, एक इसमें नॉर्मल रिएक्शन और एक पीछे फ्रिक्शन। राइट, नाउ n इज इक्वल टू mg। मास कितना? 10 kg, तो दैट इज 10 इंटू 9.8, दैट इज 98। फ्रिक्शन कितना? म्यू n, that is 98 mu. Okay, now at equilibrium, equilibrium का मतलब रेस्ट नहीं होता, equilibrium का मतलब होता है नेट फोर्स 0। ठीक है, ऐसी कोई गलतफहमी मत पालना कि equilibrium मतलब रेस्ट पे है। If it is moving with the constant speed means acceleration is 0, तो it is at equilibrium। तो equilibrium में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी। फ्रिक्शन फोर्स इज 98 म्यू, अप्लाइड फोर्स इज 19.6 एंड म्यू इज 19.6 डिवाइडेड बाय 98, तो म्यू इज इक्वल टू 0.2। डन? किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो। देख, ये जब मौसम बदलता है ना, अभी क्या है, गर्मी से हम सर्दी की तरफ मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, तो जो मेंटल नर्व्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, ये प्रोसेस होते हैं और उसमें आदमी बहुत रैंडम बिहेवियर करता है। ठीक है, तो ऐसे में अजीब अजीब फीलिंग आती है। क्वेश्चन नहीं हिलते इसके, काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं, क्या सर? इसके क्वेश्चन नहीं हिलते, समझ में नहीं आता शुरू किधर से करें। हाँ, समझ में नहीं आता शुरू किधर से करें, तो कह रहा काइनेमेटिक्स से आसान लगता है। कम से कम उसमें पता है कि ये फॉर्मूला लगेगा। हाँ, ये छाप लिया, उसमें कम से कम ये पता है कि ये करने से कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। इसमें ये नहीं पता चलता शुरू किधर से करें। नहीं सर, आसपास का तो लिख लेंगे, क्वेश्चंस में लेके आता हूं, अपना देख लेंगे, देखते हैं। 14 हो गया तेरा? 14 कैसे शुरू करेगा वो बता दे। सर, उसी लैंग्वेज में तो आ रही है ना, देखा अब तो वही तो बोला मैंने। 10 न्यूटन का क्यूब है, क्या समझे वो? वेट है इसका, एनटी है, तो एनटी है, एनटी है न्यूटन। वेट न्यूटन होता है, पहली क्लास में वेट राइट, ये है, हमें W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें T1 T2 कुछ दिया हुआ है, ये T2, ये T1, राइट। ओके, अब देखो ये क्या करेगा, इसको ऐसे नीचे पुल करने की कोशिश करेगा, तो ये किधर जाने की कोशिश करेगा? आगे। ये जब नीचे जाएगा तो ये किधर जाएगा? आगे जाएगा। तो ये इधर मूव करने की कोशिश करेगा, तो इस पर फ्रिक्शन किधर आएगा? इस तरफ, राइट।
और ये मूव क्यों करेगा? क्योंकि रस्सी में जो टेंशन है वो इसको मूव कराएगी। इतनी बात समझ में आई? हाँ, ये नीचे जाएगा, जाने की कोशिश करेगा, तो ये आगे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जा कोई भी कहीं नहीं रहा, तो इसको किसने रोक रखा है? फ्रिक्शन ने। और आगे ले जाने की कोशिश कौन कर रहा है? रस्सी में टेंशन। तो रस्सी में टेंशन और फ्रिक्शन बराबर होना चाहिए। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन निकाल लो, n। तो n इज इक्वल टू 60, फ्रिक्शन इज म्यू n, दैट इज 0.5 इंटू 60, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू 30 हो गया। ठीक है, राइट। अब T1 इज इक्वल टू फ्रिक्शन, तो कितना? 30 न्यूटन। T1 30 न्यूटन हो गया। ऑल क्लियर? राइट। अब ये वेट नीचे W, इधर कुछ टेंशन हो जाएगी T3, है ना। अब इसको ऐसे लो, ये एंगल 45, तो ये भी 45, ये भी 45 होगा ना। तो T के दो पार्ट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। क्योंकि एंगल 45 है, तो वर्टिकल से भी एंगल 45 और हॉरिजॉन्टल से भी एंगल 45, तो दोनों इक्वल होंगे। बट इन जनरल जिससे एंगल दिया होता है वो कितना होता है? कॉस। ट्राइंगल से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अभी याद कर लो, जिससे एंगल दिया होता है वो कितना? कॉस। तो ये कितना हो गया? T2 cos 45, और ये कितना हो गया? T2 sin 45, राइट। सिर्फ इतने में देखो, कोई कहीं नहीं जा रहा, तो इसके ऊपर दो ही फोर्स है, दोनों इक्वल होंगी। ये हम कर चुके उधर, ये हम इधर कर चुके, राइट। इसको कोई कहीं नहीं जा रहा, तो T3 वेट के बराबर होगी, W के बराबर। इतना क्लियर? अब बच गया T1, T2, T3 को आपस में रिलेट करना। तो इतना पोर्शन देखो, इतना पोर्शन, इसमें वर्टिकल फोर्स कितनी है? ऊपर T2 sin 45 इज इक्वल टू T3, क्योंकि वर्टिकल दो ही है, T2 sin 45 एंड T3, T2 sin 45 ऊपर और T3 नीचे। और हॉरिजॉन्टल फोर्स T2 cos 45 इज इक्वल टू T1, राइट। हॉरिजॉन्टल फोर्स उस साइड T1, इस साइड T2 cos 45, दोनों को डिवाइड कर दो। T2 T2 कैंसिल, साइन बाई कॉस कितना होता है? 1045 इज इक्वल टू T3 अपॉन T1। 1045 1 एंड T3 किसके बराबर? W, और T1 30, तो वेट किसके बराबर आ गया? 30। सो W इज इक्वल टू 30, राइट। ऐसे स्लोली स्लोली सॉल्व करते हैं। ओके, एक एक को लेके, एक एक ऑब्जेक्ट को लेके। जब कोई कहीं नहीं जा रहा तो सम ऑफ फोर्स 0, ठीक है। पहले यहाँ पे 0 किया तो T3W के बराबर हो गया, यहाँ पे 0 किया तो T1 फ्रिक्शन के बराबर हो गया, यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्वल की, T2 sin 45 T3 के बराबर, T2 cos 45 T1 के बराबर, एंड देन उसको सॉल्व किया तो आ गया। समझ गए? नाउ 14, छाप लो तो बताना।
जल्दी जल्दी करो। हो गया? छाप लिया कार्तिक? यस सर। हो गया? एक इंक्लाइन प्लेन, उस पे एक ब्लॉक 10 न्यूटन का, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6, स्लोप 3/5, नहीं 3/5 का है। स्लोप। ना सबसे पहला सवाल, ये 3/5 का मतलब क्या होता है? ठीक है, सोचो। ये एक पहाड़ है, ये 2 किलोमीटर है, तो तुम्हें इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा कि ज़्यादा चलना पड़ेगा? ज़्यादा चलना पड़ेगा, पता है ना? ठीक है, तो कितना चलने में कितना हाइट गए? 2 किलोमीटर। 3 ले लो। 5 किलोमीटर चले तो 3 किलोमीटर ऊपर गए, दैट मीन्स स्लोप 3/5. Okay, means when you move 5 on inclined plane, then you go 3 meter high. Okay, if you move 5 meter on inclined plane, then you go 3 meter high. तो इससे क्या मिलता है? साइन थीटा मिल जाता है। कैसे? हाइट 3, परपेंडिकुलर 5, तो स्लोप 3/5 का मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। अब हमें इसको ऊपर खींचने के लिए कितनी फोर्स चाहिए, ये पूछा है ना? ऐसा पूछा है कि इसको ऊपर खींचने के लिए कितनी फोर्स चाहिए। तो एक तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा ही। अब इसमें क्योंकि ये इंक्लाइंड है तो वेट के 2 पार्ट हो जाएंगे, एक परपेंडिकुलर टू प्लेन और एक पैरेलल टू प्लेन। ठीक है, ये हमेशा के लिए याद कर लो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होता है। ओके, तो अकॉर्डिंगली ये वाला पार्ट कितना हो जाता है? W cos थीटा, और ये वाला पार्ट W sin थीटा, एंड W इज इक्वल टू गिवन एज 10। ठीक है, और एक नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर होगी, राइट? अगर साइन थीटा 3/5 तो कॉस थीटा कितना? वाह, तुमको तो पता है। साइन थीटा 4/5, 3/5 तो कॉस थीटा 4/5, कंफर्म? आ गया। देखो इक्वल प्रूफ कराएंगे बस। ऐसा 10th क्लास में पढ़ते थे, ये 3, ये 5, ये थीटा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना आएगा? 4। पाइथागोरस थ्योरम याद है? दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। ये कितना हुआ स्क्वायर? 25। ये कितना हुआ? 9। 25 माइनस 9 16। 16 का रूट 4। तो साइन थीटा 3/5 हुआ तो कॉस थीटा 4/5, राइट? इतना बनाने की जरूरत नहीं होती हमको 11th क्लास में। नाउ n is equal to W cos theta, that is 10 into 4/5 is equal to 8 न्यूटन। ये तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया। तो फ्रिक्शन इज म्यू n, म्यू कितना? 0.6 into 8, तो फ्रिक्शन इज 4.8। ठीक है, नाउ अब हमको इसको ऊपर बस खींचना है, तो जितना इसकी अपोजिट फोर्स है उतना फोर्स लगाना पड़ेगा। मिनिमम फोर्स टू पुल
block up the plane F is equal to W sin theta plus friction, एंड ये कितना हुआ 10 into 3/5 plus 4.8, 5 to 10, so that is 10.8 Newton. Simple answer. Question simple नहीं है.